वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो PTI के वकला की चीफ जस्टिस के साथ तख्त जुमलों का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस ने PTI वकील बैरिस्टर अली जफर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप इन्हें और हमें बेइज्जत करें और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाअत के दौरान एक PTI वर्कर सैयद मुस्तफ़ा काज़मी रोस्ट्रम पर आए और बेंच की तश्कील पर एतराज़ करते हुए कहा ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आइनी है। 500 वकील हमारे बाहर हैं, देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस अहलकार को बुला लेते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि आप हम यही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील को अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालती कार्रवाई तातुल के बाद शुरू हुई तो वकील PTI बैरिस्टर अली जफर से इस्तदा करते हुए कहा कि मुझे अपने मौक्किल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, कुछ कानूनी नुकात हैं जिनकी हिदायत के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर कर ली। PTI वकील को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के अहकाम जारी करते हुए मुकदमे की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि PTI के एहतजाज की कॉल पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, भावलपुर, टूबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्यूट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जिन अज़्ल में दफ़ा 144 नाफिज की गई है वहाँ हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों और मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगियों पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी ही जानिब भावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 5 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सियासी जमातों के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन को एक मरतबा फिर सील कर दिया गया। शहरी सफरी मसाइल का शिकार हो गए हैं। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, जबकि रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड को खुला रखा गया है। इसी तरह जुमे के रोज़ PTI के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र रावलपिंडी में चुंगी नंबर 26 IGP रोड फैज़ाबाद के मकाम पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं, जहां किसी भी वक्त रास्ते बंद किए जा सकते हैं। यहाँ रेड जोन में सुबह सवेरे दफातर और तालीमी इदारों को जाने वाले सड़कों पर शहरी ख्वार हो गए। उन्होंने कहा मिल बैठ कर सियासी जमातें मामलात का हल करें, आए रोज़ शहरियों को ख्वार करने का सिलसिला बंद किया जाए। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस की बड़ी तादाद में एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम के लिए फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए लाएअमल की मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि SCO सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस है। इजलास में कई सरबराहान मुमलिका शिरकत कर रहे हैं। इजलास का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा NTN गौहर सईद से, लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त के इजलास में कई सरबराहान भी शामिल हैं। इजलास का अहवाल भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि SCO की सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि इजलास हो रहा है। जबकि बताते चले मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा है कि SCO की सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये भी बताए चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए लाएअमल की मंजूरी दे दी है और इसका अमल भी इस पर कर लिया गया है इस इंतजामात के हवाले से। और क्योंकि कई तरह के मसाइल आ सकते हैं जिसकी वजह से फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम जो कि एक बड़ी तंजीम है उसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने लाएअमल की मंजूरी दे दी है। और इसी वाले से आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा NTN न्यूज़ गौहर सईद। जी गौहर, आगाह कीजिएगा तफसीलात।
جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ نے شنگھائی تعاون عظیم کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کے لیے لائحہ عمل کی منظوری دے دی ہے، اور محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایس سی او سربراہی اجلاس کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اور پاکستان کے لیے اعزاز کا باعث بھی ہے۔ شنگھائی تعاون عظیم کی سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور یہ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹریز، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایف سی، پاکستان رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ایس سی اوز سربراہی اجلاس کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اور شکریہ وزیر گور داخلہ نے سعید، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے آئینی عدالت کے قیام کو ضروری قرار دے دیا۔ شرجیل میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین سے جمہوری حکومتوں کے خاتمے کی شقیں ختم کریں گے۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے ممکن بنائی جا سکیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ایک شخص کو فیورٹ سمجھ کر ریلیف فیکٹری کھول دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کا اختیار حاصل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں، 25 برسوں سے لوگوں کے کیسز زیر التوا ہیں۔ ایسے بھی مقدمات ہیں جن سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ میثاق جمہوریت کی وجہ سے 18ویں ترمیم عمل میں آئی۔ آئینی عدالت کا قیام اس وقت بہت ضروری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے اثرات مانیٹری پالیسی ریٹ پر مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس رقم کی کمی نہیں ہے، جس کے باعث بینکوں کے قرض کی ادائیگی وقت پر کر رہے ہیں۔ 5 ڈیجیٹل بینکوں کو لائسنس دیا تھا۔ مکمل ڈیجیٹل بینکنگ 2025 میں شروع کریں گے۔ حکومت کے مالی معاملات میں بہتری آئی ہے۔ کراچی سے گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کا اشارہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا، مہنگائی میں کمی کے اثرات مانیٹری پالیسی ریٹ سے مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس رقم کی کمی نہیں، جس کے باعث بینکوں کے قرض کی ادائیگی وقت سے پہلے کر رہے ہیں۔ 5 ڈیجیٹل بینکوں کو لائسنس دیا تھا۔ مکمل ڈیجیٹل بینکنگ 2025 میں شروع کریں گے۔ ہم نے ایک فریم ورک دیا تھا 3 سال پہلے، اور اس میں ڈیجیٹل بینکس کو پروموٹ کرنے کا ہم نے پورا پلان دیا تھا، اور اس فریم ورک کے تحت ہم نے آلریڈی جو ہے وہ 5 بینکس کو ان پرنسپل اپروول دی جو ڈیجیٹل بینکس بنائیں گے، اور ان میں سے ایک بینک تو انشاءاللہ ابھی اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہی اس کا اپنا آپریشن شروع کر دے گا۔ حکومت کے مالی معاملات میں بہتری آئی ہے، جس کے باعث بینکوں سے قرض کی شرح میں کمی ہوئی۔ ایک بینک ڈیجیٹل بینکنگ میں 3 ماہ میں بینکنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ 2025 میں مکمل آپریشنز کے ساتھ کام کریں گے۔ IMF کی قسط آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب تک آ گئے، جو اب 2 ماہ امپورٹ کے برابر ہیں۔ وہ اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کریں، اور کسٹمر کے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا پراپرلی اس ایشو کو ایڈریس کریں، اور اگر کسٹمر کی غلطی نہیں ہے تو بینک جو ہے وہ کسٹمرز کو کمپنسیٹ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم نے پورا ایک فریم ورک جو ہے وہ بینکس کو دیا ہے۔ SME فائنانسنگ کا حجم 550 ارب روپے اگلے 5 سالوں میں 1.1 ٹریلین تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ ڈالرز کی سپلائی اس وقت بہتر ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اعتراف کیا کہ بینکس کے اندر جب انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے تو آن لائن فراڈ بڑھتے ہیں۔ فوریکس مارکیٹ میں اس وقت روپے پر کوئی دباؤ نہیں۔ ہم نے بینکوں کو تنبیہ کر دی ہے، اپنے سائبر سیکیورٹی بہتر بنائیں۔ اور اب آپ کو خبر دیں، الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر کیس 22 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، موقف اختیار کیا کہ انہوں نے ایف آئی اے سے ریکارڈ کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے سے ہمارا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ ریکارڈ دیں، کاپی کر کے واپس کر دیں گے۔ امید ہے 10 دن تک ایف آئی اے سے ریکارڈ مل جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے ریکارڈ کے حصول تک مزید مہلت دینے کی استدعا کی، جس پر الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
और अब कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन ना रहूं, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। 4 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज करेंगे। हमने एहतजाज की मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी उनके मुताबिक इंतखाबात करवाए थे। उनका कहना था कि इंतखाबात का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। FIA हमारे मरकजी दफ्तर से सारा रिकॉर्ड लेकर गई। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि FIA को रिकॉर्ड फ्राहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा अदालत ने FIA को नोटिस जारी किया हुआ है। उम्मीद है हमें ये रिकॉर्ड मिल जाएगा और फिर पेश करेंगे। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो 22 अक्टूबर को ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि लगता है अडियाला जेल नहीं, PTI का मरकजी दफ्तर है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी जमातें बादशाहतें चाहती हैं। उन्होंने कहा इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने का एजेंडा है। अकबर एस बाबर का कहना था कि मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैन अक़वामी एजेंडा है। कानून पास करें कि जब गैर मुल्की शख्सियत आए या कॉन्फ्रेंस हो तो इस्लामाबाद में धरनों पर पाबंदी हो। पख्तूनख्वा में इनके पास आखिरी मौका है। PTI के बानी रुकन ने दावा किया है कि इंतशार की सियासत की वजह से मुल्क भर में उनकी हुकूमतें बन ना सकीं। वर्कर्स का बुनियादी हक है कि अपनी क़यादत का इंतखाब करें। हमारी सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है। कुछ बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बड़ा धचका लगा है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन किया है। खुफिया इतलात के बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में 12 सितंबर को BLA के ठिकानों को ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में BLA के 6 अहम दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शाफू समालानी उर्फ तादीन, सरमद खान उर्फ दस्तीन, मोहम्मद गुलमरी उर्फ वाजिद बलोच, जबकि गुलाम कादिम अली उर्फ इंजीर बलोच, उबैद बलोच उर्फ फिदा और ताज मोहम्मद उर्फ बाबुल शामिल हैं। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम लोगों को बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि BLA के 6 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है। उन दहशतगर्दों की हलाकत BLA के लिए बड़ा धचका है। बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने नाम नहाद आज़ादी का लुबादा ओढ़े दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया था। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया था। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ काबीना अरकान को आगाह और उन्हें एतमाद में लेना था। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया है। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की मसरूफियत की वजह से वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। कुछ अदालती खबर शामिल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी के बाद 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात दी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। उन्होंने करीबी अजीज की अदालत के बायस आज की रुखसत ली है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर समाअत दी लिस्ट कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल किए गए। इस 2 रुकनी बेंच को कोर्ट रूम 6 में केस सुनने थे। कोर्ट रूम 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर वापस चला गया। खबर है लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में जस्टिस शहरान सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की। मोहम्मद खान भट्टी की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में दरख्वास्त से जमानत मंजूर हुई है। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत को मंजूर किया है।
बैन-अक़वामी खबर शामिल करें। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला करते हुए सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। ईरान की पासदारान इनकलाब ने हमले के बाद इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल को धमकी भी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो मजीद हमले करेगा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उनकी फ़ज़ाइया ने इसराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमला गुज़िश्ता हफ्ते हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और उसके साल के शुरू में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के जवाब में किया गया है। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि इस्माइल हनिया, हसन उसरा और IRG कमांडर्स गार्ड्स नेशफ्रोन और की शहादत के जवाब में हमने मकबूजा इलाकों के कल्ब को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने ट्वीट किया है। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने ट्वीट की है कि जो वायरल हो गई है। ख़ामनई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिसाइलों की तस्वीर भी पोस्ट की गई है और उस पर नसर मिनल्लाह व फतह अल करीब दर्ज है। इस ट्वीट को चंद मिनट में सैकड़ों बार रीट्वीट किया गया है। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले करने का हुक्म दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेज और शहरियों को हमले की नाकामी पर मुबारकबाद पेश की है, जबकि ईरानी हमला नाकाम करने में मदद करने पर अमरीका का भी शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ईरान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास के बाद इसराइली वजीर आजम का कहना था कि ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेज की मदद करने पर अमरीका का भी शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो नहीं जानते कि हम अपने दिफा के लिए और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि हम अपने बनाए हुए उसूल पर कायम रहेंगे, जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया है, आगे भी इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा है, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया, आगे भी इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में है। इससे कबल अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में इसराइल पर ईरानी हमले के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया था। इजलास में नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस भी मौजूद थीं। इजलास के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दिया था। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म ही समझे। इसराइली फ़ौज ने ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि इसराइल पर किए गए ईरान के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि उनका कहना था कि हम पर एक संगीन हमला हुआ है और उसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब इसराइल को ईरान की तरफ से ख़तरे का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कुछ ईरानी मिसाइल ने वसी और जनूबी इसराइल में बराह रास्त गिरे हैं, जबकि रियर एडमिरल डैनियल बिगारी ने कहा है कि हमने बहुत से मिसाइलों को रोका है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरानी हमले के अख्ताम की इतला देते हुए अपने शहरियों को शेल्टर से बाहर आने की इजाज़त दे दी। ईरानी हमले के बाद टेलीविज़न के आखिर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इसराइली फ़ौज दिफा और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सही वक्त पर सही जवाब दिया जाए।
ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد PIA کی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران کی فضائی حدود سے باہر فلائٹ پلان اثر نو ترتیب دے رہے ہیں۔ PIA کے تمام کپتانوں اور فلائٹ آپریشن کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال واضح ہونے تک ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائیں گی۔ PIA ایران کے فضائی حدود کو 2 کوریڈور کو استعمال کر رہا ہے۔ کینیڈا اور ترکی جانے والی پروازیں ناردرن کوریڈور روٹ استعمال کرتی ہیں، جبکہ صدرن کوریڈور سے UAE، بحرین، دوحہ، سعودی عرب کی پرواز کی جاتی ہے۔ خبر دیں، پاکستان میں پولیو کے وار برقرار ہے۔ کراچی ایسٹ اور سجاول سے پولیو کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ نیشنل EOC کے مطابق کراچی ایسٹ اور سجاول سے پولیو کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد رواں سال اب تک پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں سال بلوچستان سے 15، سندھ سے 7، خیبر پختونخوا سے 2، جبکہ پنجاب اور اسلام آباد سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ سندھ میں رپورٹ ہونے والے 7 پولیو کیسز میں 2 کماڑی، 2 حیدرآباد، 1 شکارپور، 1 سجاول اور 1 کراچی ضلع شرکی سے ہے۔ کراچی میں منظر عام پر آنے والے پولیو کے 3 کیسز میں سے 2 کا تعلق ضلع کماڑی سے ہے، جبکہ 1 کا تعلق ضلع شرکی سے ہے۔ NEOC نے بچوں کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مایوسی سے بچانے کے لیے والدین سے پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ فوکل پرسن برائے پولیو عائشہ رضا فاروق نے بتایا ہے کہ پولیو کیسز کی موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ پولیو وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ والدین اپنے 5 سال تک کے بچوں کی انسداد پولیو ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ AVLC پولیس کی خفیہ اطلاع پر ایک اور کامیاب کارروائی۔ 3 رکنی موٹر سائیکل لفٹر گینگ CCTV کی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ امتیاز، بتائیے گا کیسے یہ کارروائی عمل میں آئی؟ ہاں، یہ دیکھیے، یہ AVLC نے CCTV فوٹیج کی مدد سے کار لفٹروں کا ایک گروپ پکڑا ہے جو موٹر سائیکلیں چھینتا ہے، گاڑیاں چھینتا ہے۔ یہ نیو کراچی ڈویژن AVLC نے CCTV فوٹیج کی مدد سے یہ ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ 3 رکنی گروہ ہے یہ موٹر سائیکلیں چھین کر فروخت کرتا تھا۔ اس میں جو ہے وہ 4 موٹر سائیکلیں ان سے ملی ہیں چوری شدہ، اور ملزمان میں جبل دیدار شیخ، اسحاق عرف شاکا، اسماعیل، فیضان اور طارق، یہ الطاف، یہ سارے 4 ملزمان جو ہے یہ ان کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے سر سید ٹاؤن، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، خواجہ اجمیر نگری اور منگو پیر سے جو گاڑیاں چھینی تھیں وہ 4 گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کے مزید ساتھیوں کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں SSP AVLC ہیں عارف اسلم راؤ، انہوں نے خصوصی ٹیمیں نکالی ہوئی اور خاص طور سے جو لفٹنگ کرنے والے ملزمان ہیں کار اور موٹر سائیکل، ان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ جی امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب قرار دے دیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی حملہ اسرائیلی جارحیت کا رد عمل ہے۔ ایران اور خطے میں امن کے لیے جائز حق کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ صہیونی ریاست کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا ہے۔ ایران جنگجو نہیں، لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑیں۔ واضح رہے کہ ایران نے منگل کو اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا اور کئی بالسٹک میزائل داغے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 400 میزائل فائر کیے گئے۔ خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کی ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اپنے پرستاروں کے نام پیغام میں بابر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کے کپتانی کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس بارے میں کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ کو گزشتہ مہینے ہی بتا چکے تھے۔ بابر اعظم نے کہا کہ اس ٹیم کی قیادت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں
इस्तीफा दूं और अपने खेल पर मुकम्मल तवज्जो दूं। बाबर आजम ने कहा कि कप्तान उनके लिए एक फ़ायदेमंद तजर्बा रहा, लेकिन इसने उन पर काम के बोझ में इजाफा भी किया। उनका कहना था, मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, अपनी बल्लेबाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होना और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। बाबर आजम ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी से अलग होने के बाद मैं अपने खेल को बेहतर बनाने और ज़्यादा तवज्जो देने के लिए और एक खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तानी टीम के लिए अपना किरदार अदा करते रहने के लिए पुरजोश हूँ। अपने बयान में उन्होंने कहा कि गैर मुतज़लज़ल हिमायत और उन पर भरोसा करने के लिए मद्दाहों और PCB का शुक्रिया। और बुलेटिन के अख्ताम को मैं आपको खबर दें, पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लिश ऑलराउंडर और कप्तान वैन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड टीम मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची। मुल्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।